हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल क्विक लर्निंग विद ईज। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारी जो वीडियो है वो है पार्ट सेकंड 8th क्लास की साइंस की एससीईआरटी को हम कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और ये नंबरिंग पे आप मत जाइएगा, बुक में थोड़ा नंबरिंग ऊपर नीचे है। टोटल बुक में 17 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर हमने पहली पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, 6 चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे एंड द 5 चैप्टर जो बचेंगे वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है ईंधन और हमारी ज़रूरत। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं ईंधन के बारे में। तो देखिए, हर एक जलाने वाला जलने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या है, ऊष्मा और ऊर्जा देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ईंधन बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमको ऊष्मा और ऊर्जा देता है वो कहलाता है ईंधन। इसके बाद क्या है, ठोस ईंधन कौन कौन से हैं, जैसे चारकोल, मोम, कोयला। द्रव माने हो गया लिक्विड कौन कौन से हैं, तो पेट्रोल और केरोसिन हो गया। और गैस हैं जैसे कोल गैस और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है चूने के पानी और फिनोल्फ्थलीन को क्या है, एक इंडिकेटर के रूप में बताया गया है। तो जैसे कि आप देख लीजिए, जो हमारा फिनोल्फ्थलीन होता है, चूने का पानी तो आप जानते हैं, चूने का पानी में मतलब अगर जब भी हम चूने के पानी के अंदर CO2 ऐड करते हैं तो क्या है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है और ये इंडिकेटर है कि जो गैस थी वो CO2 थी। ठीक है, अगर हम फिनोल्फ्थलीन लेते हैं, फिनोल्फ्थलीन का सोल्यूशन लेते हैं तो क्या है, अगर हम उसके अंदर CO2 पास कराते हैं, CO2 क्या होती है, आपकी एसिडिक होती है। तो क्या है, जब हम फिनोल्फ्थलीन के अंदर इसको पास कराते हैं तो ये क्या है, कलरलेस हो जाती है। ये वाइट कलर का लिक्विड होता है और ये जो CO2 पास कराने से क्या होता है, कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर हम इसके अंदर बेस डालते हैं, ठीक है, बेसिक कोई सॉल्यूशन डालते हैं तो ये क्या है, पिंक कलर का हो जाता है। तो जब हम फिनोल्फ्थलीन के अंदर एसिड डालेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल कलरलेस। ठीक है, लेकिन अगर जब हम इसके अंदर बेस डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये आप चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है, देखिए, जो सभी पदार्थ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है, फिनोल्फ्थलीन रंग के सूचक को रंगहीन कर देता है। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करके ईंधन में उपस्थित कार्बन से क्रिया करके बनता है। तो जितने भी हमारे ईंधन होते हैं उनके पास क्या होता है, कार्बन, और जब वो ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उनसे रिएक्ट करता है तो बनाते क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे आपको ईंधन के प्रकार बताए गए हैं। प्राथमिक ईंधन है लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि, और द्वितीयक ईंधन है चारकोल, कोक, रसोई गैस आदि। तो जो द्वितीयक ईंधन है वो आपके प्राथमिक ईंधन से ही बनते हैं। ठीक है, अब ईंधन के ही हमने ऊपर भी देखे थे, ठोस हैं आपके लकड़ी और कोयला, द्रव है पेट्रोलियम, गैस है प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, लकड़ी क्या है, कोयले को जलाकर, लकड़ी का कोयला क्या है, लकड़ी को जलाकर ही बनता है। और अन्य अन्य खनिजों से भी क्या है, कोयले की खदानों से भी क्या है, कोयले को निकाला जाता है। जब हम बंद बर्तन में लकड़ी को गर्म करते हैं तो लकड़ी धीरे धीरे कोयले में बदल जाती है और इसमें से क्या है, द्रव और गैसीय पदार्थ भी निकलते हैं। अब यहाँ पे कोयले की आपको कहानी बताई गई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, जो पीट और आपका लिग्नाइट होता है, दोनों ही अच्छे किस्म के क्या है, ईंधन नहीं होते हैं, बहुत अधिक धुआं करते हैं, बहुत अधिक धुआं निकलता है, जैसे कि लकड़ी को जलाने में निकलता है। कोयले क्या है, मुख्य रूप से कार्बन होता है कोयले के अंदर। मृत वनस्पति धीमे प्रकम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनाइजेशन क्या होता है, जब कोयला क्या है, कार्बनाइजेशन होता है जब मृत वनस्पति क्या है, धीरे धीरे करके क्या है, सड़ते गलते गलते क्या है, कोयले के रूप में बदल जाती है, वो हमारा कार्बनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद क्या है, कोयला वनस्पति के अवशेषों से बना है, क्योंकि ये जो सड़ी गली पत्ती या जो जीव जंतु मर जाते हैं वो दबते हुए चलते हैं, उनसे हमारा कोयला बनता है। तो ये क्या है, एक जीवाश्म ईंधन कहलाता है। यदि कोयले को क्या है, हम गर्म करते हैं तो देखिए, जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लस ऊर्जा निकलती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, देखिए कोक क्या होता है, ये सब क्या है, कोयले के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे। कोक क्या है, तो कोक क्या है, कोयले को जब हम वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो कोक बनता है। ये कठोर होता है और काले रंग का होता है। ठीक है, और बहुत गंदी इसकी स्मेल होती है। ये कार्बन का क्या है, शुद्ध रूप होता है और हम इसको क्या है, जो हमारी स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कोलतार। तो कोलतार क्या है, कोलतार हमारा क्या है, मेनली जो सड़क बनती थी उसके अंदर हम यूज़ करते थे। ये क्या होता है, ये भी आपका जैसे कि इसकी जो गंध है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, अच्छी नहीं होती, बहुत अनप्लीजेंट होती है। और क्या है, ये भूरे और गाढ़े कलर का होता है, जिसको हम कोलतार कहते हैं। ठीक है,
और ये जैसे संशोधित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, फोटो, पेंट, ग्राफी, छत निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया पहले हम कोल तार का सड़क बनाने में यूज़ करते थे, लेकिन अब किसका यूज़ करते हैं, बिटुमिन का। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कोयला गैस की यहाँ पे बात की गई है। कोयला गैस क्या है, यह कोयले का प्रकम संयंत्रों से निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास क्या है, ये सड़क पर रोशनी के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल इसका प्रयोग रोशनी की बजाय ऊष्मा के स्रोत में किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कोयले की गैस का पहले हम क्या है, रोशनी के लिए प्रयोग करते थे न्यूयॉर्क और लंदन में, लेकिन अब क्या है, हम इसको ऊष्मा के स्रोत में यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है आपका, पेट्रोलियम मोटर वाहन में प्रयुक्त ईंधन जैसे डीजल, पेट्रोल प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। अब पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो देखो जब भी क्या है, जो भी मिट्टी है उसके ऊपर नई परत बनती चलती है और पुरानी परत जो होती है वो नीचे दबती हुई चलती है। उसके साथ साथ जितने भी पौधे, पेड़, पत्ती होती हैं, मरे हुए जीव होते हैं, वो भी दबते हुए चलते हैं। जब वो ज़्यादा खूब सारी लेयर बन जाती है मिट्टी के ऊपर, तो बहुत नीचे क्या है, सब चीज़ें दब जाती हैं। तो नीचे क्या हो जाती है, वायु की अनुपस्थिति हो जाती है, उच्च ताप हो जाता है, उच्च दाब हो जाता है, क्योंकि लेयर्स इतनी सारी बन जाती हैं। तो जो प्राणियों के मृत शरीर हैं वो क्या है, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है पेट्रोलियम का परिष्करण। तो तेल के कुएं से जो तेल निकलता है वह कच्चा तेल या पेट्रोलियम होता है। गहरे रंग का तेल ये द्रव होता है जिसकी गंध अप्रिय होती है। और पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों का क्वथनांक अलग अलग होता है। पेट्रोलियम परिष्करण प्रभाजी आवर्षण विधि कहते हैं। तो ये आपको बताया गया है डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में, जिसमें क्या है, जो पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। फिर धीरे धीरे क्या है, उनको गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म हो डिस्टिलेशन प्रोसेस से फिर क्या है, चीज़ों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है। पेट्रोलियम के संघटक क्या क्या हैं, द्रव रूप में पेट्रोलियम को हम क्या बोलते हैं, एलपीजी बोलते हैं, जो कि घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। और एक होता है पेट्रोल, जिसको मोटर ईंधन, वैमानिक ईंधन, शुष्क धुलाई आदि में विलायक की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के संघटक हैं, कौन कौन से हैं, एलपीजी और पेट्रोल। और ये किसके द्वारा अलग किए जाते हैं पेट्रोलियम से, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग किए जाते हैं। ये आपको दिखा भी रखा है, एक बर्नर है, इसके अंदर क्या है, जब हम जो हमारा क्रूड ऑयल होता है फिर इसको गर्म करते हैं, और गर्म करके क्या है, डिफरेंट चीज़ें बनती हुई चलती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे ये संघटक और भी हैं, जैसे कैरोसिन है, तो ये स्टोव लैंप में यूज़ करते हैं। डीजल है, जिसको भारी मोटर वाहनों में यूज़ करते हैं। स्नेहक तेल है, जिसको स्नेहक की तरह यूज़ करते हैं। पैराफिन मोम है, जो मोमबत्ती, वैसलीन आदि में यूज़ की जाती है। बिटुमिन है, जो कि पेंट और सड़क निर्माण में यूज़ किया जाता है। ये सभी क्या है, पेट्रोलियम के संघटक हैं। ठीक है, अब हमारे देश में क्या है, तेल पैदा करने वाले क्षेत्र असम में माहौर, कटिया, मोराम, गुजरात में अंकलेश्वर, मुंबई हाई समुद्र तल में और जगह तेल की खोज की जा रही है। ठीक है, परिचय क्या है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। तो ये क्या है, इसका निर्माण रूस एवं रोमानिया देश के सहयोग से 1964 ईस्वी में किया गया, जिसकी क्षमता 1965 ईस्वी में 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी। बाद में इसकी 6 मीट्रिक टन बढ़ाई गई। तो ये बताया गया है, जो कि बरौनी में एक तेल शोधक कारखाना है, उसके बारे में इसको आप देख सकते हैं एक बार। इसको हम देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म है। इसका परिवहन पाइपों द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग क्या है, ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है और स्वच्छ ईंधन है। तो प्राकृतिक गैस क्या हो गई, हमारी नेचुरल गैस हो गई। इसको क्या है, हम पाइपों के द्वारा सफलतापूर्वक इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी नेचुरल गैस उसको हम क्या, उच्च दाब पर क्या है, उच्च दाब पे हम इसको स्टोर कर लेते हैं, जिसको हम सीएनजी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। और ये क्या है, एक ऊर्जा का संसाधन है, जो कि क्या है, स्वच्छ ईंधन है। जो हमारा जैसे पेट्रोल हो गया, ये क्या है, ज़्यादा धुआं देता था। ठीक है, तो सीएनजी क्या है, हमारा कम धुआं देती है। ये क्या है, परिवहनों में अच्छे से यूज़ की जा रही है, कम प्रदूषणकारी है। ठीक है, इसके और सीएनजी की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अतः यह आवश्यक है कि हम सूर्य के प्रकाश, वायु और जल के प्राप्त ईंधन का उपयोग अधिक से अधिक करें, प्रयास करें। प्रकृति से प्राप्त ईंधन जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तभी करें जब हमको नितांत आवश्यक हो। यहाँ पे आपको देखो इनएग्जॉस्टेबल और
एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है। एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि क्या हैं, बहुत लिमिटेड हैं, जैसे कि क्या हो गया आपका पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, ये क्या है बहुत लिमिटेड अमाउंट में, अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे ये एक दिन ख़त्म हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेंगे। इनएग्जॉस्टेबल वो होते हैं जो कि अबंडेंट हैं, जैसे कि आपकी हो गई सनलाइट, हो गई आपकी एयर, हो गई, ठीक है, ये क्या है आपकी अबंडेंट है। तो इनसे क्या है, इनका आप ज़्यादा यूज़ करके आप एनर्जी बनाओ, इनका ज़्यादा यूज़ करो, ना कि इनका ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। भारत में जो पेट्रोल संरक्षण अनुसंधान समिति के लोगों को ईंधन संरक्षण से संबंधित अनेक सलाह दी जाती हैं। ये आपकी सलाहें हैं कि आपको टायरों का दबाव सही रखना है, गाड़ी को नियमित रख रखाव सुरक्षित रखना है, संभव हो प्रेशर कुकर का प्रयोग करें, रसोई गैस स्टोव जलाइए, जब खाना बनाने में सभी सामान एकत्रित कर लीजिए, ऐसा नहीं पहले से गैस चला के रख दिया और गैस बेकार हो रही है, ठीक है। रसोई गैस स्टोव जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कीजिए, आवश्यकता रहने पर ही विद्युत बल्ब और अन्य उपकरणों का प्रयोग कीजिए। तो ये सारी आपको सावधानियां बताई गई। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा और इसके रासायनिक प्रभाव, ठीक है। तो हम केमिकल चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है विद्युत धारा, सुचालक और अल्प सुचालक। क्या होते हैं? सुचालक कौन होते हैं? कंडक्टर्स, जो कि क्या ईजिली अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जाने देते हैं। अल्पचालक वो होते हैं जो कि क्या है, कंडक्टर्स तो नहीं होते, लेकिन उनको हम बना सकते हैं कंडक्टर्स। मतलब जैसे कि आपका डिस्टिल वाटर है, ठीक है, डिस्टिल वाटर अगर हम सादा लेते हैं तो क्या है, ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते। लेकिन अगर हम इसके अंदर सॉल्ट को मिला देते हैं तो ये क्या है, आपका कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। तो अल्प चालक वो होते हैं जिनको क्या है, जो खुद से तो कंडक्टर नहीं होते, लेकिन क्या है, अगर हम उनके अंदर कोई चेंज करते हैं तो वो क्या है, कंडक्टर्स बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि देखिए यहाँ पे ये है हवा। क्या है, जैसे हवा है जो वो हमारी हीन चालक है, ठीक है। वैसे जो हमारी एयर है वो हमारी कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन क्या है, जब नमी बढ़ जाए तो क्या है, वो सुचालक की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि हमने लाइटनिंग में देखा था, बिजली जब कड़कती है तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो क्या है, आपस में टकराते हैं। जो इनके बीच में नमी वाली जो आपकी हवा होती है उसकी वजह से क्या है, इनका टकराव होता है और ये क्या है, हमारी बिजली कड़कने लगती है। तो क्या है, ये फिर क्या है, सुचालक की तरह कार्य करती है। अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि देखिए जो हमारा हैंडपंप या कुओं वाला जो जल है, तालाब नदी से प्राप्त करते हैं, वो शुद्ध जल नहीं होता, इसके अंदर लवण घुले होते हैं। तो क्या है, ये क्या है, आपके कंडक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। जो आपका नदी का पानी है, तालाब का पानी है, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी क्या है, कंडक्ट हो जाती है। लेकिन जो आपका आशुद्ध जल होता है, आशुद्ध जल मतलब अभी मैंने आपको बताया डिस्टिल वाटर, उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते, लेकिन जब हम उनके अंदर नमक मिलाते हैं तो ये क्या है, विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, आपको एक कटोरी लेनी है, कटोरी के अंदर क्या है, आपको आशुद्ध जल लेना है जिसके अंदर नमक मिला हुआ हो, और फिर क्या है, उसके अंदर ये आपको बैटरी लगानी है, एक पॉजिटिव टर्मिनल की, एक नेगेटिव टर्मिनल की। पॉजिटिव हमेशा आपका एनोड होगा, ठीक है, और नेगेटिव आपका हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। आपको ये लगानी है तो यहाँ पे क्या है, दो आपकी जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दो गैस बनेंगी। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो कैथोड है उसके पास हाइड्रोजन गैस बनेगी, और जो इलेक्ट्रोड है या फिर जो एनोड है वहाँ पे क्या बनेगा, आपका धन टर्मिनल पे बनेगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो एनोड पे बनेगा आपका ऑक्सीजन और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन। और यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि अगर आप इस हाइड्रोजन जहाँ पे गैस बनी, अगर इसके पास आप जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो ये पॉप साउंड का आवाज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, देखिए सर्वप्रथम क्या है, 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकलसन ने ये दर्शाया था कि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो और उनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर और हाइड्रोजन क्या है, ऋण जो टर्मिनल है उसके इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बताया था, किसने, विलियम निकलसन ने बताया था कि जब हमारे इलेक्ट्रोड जल में डूबे होते हैं और जब हम उसमें से विद्युत को प्रवाह करते हैं तो हमारे क्या है, जो एनोड है उस पर क्या बनता है, हमारा ऑक्सीजन बनता है, और जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, कैथोड पे बनता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया था, सन 1807 में हम्फ्री डेवी जो थे उन्होंने क्या है, प्रयोग करते समय पोटाश से विद्युत धारा गुजारी। विद्युत धारा गुजरने के बाद पोटाश गर्म होकर पिघल गया, कुछ ढेले ऋण टर्मिनल की ओर बन रहे थे। डेवी ने इस तत्व का नाम पोटेशियम रखा। इसी प्रकार उन्होंने सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम आदि धातुओं के बारे में पता लगाया। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पोटेशियम की
पोटेशियम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो हम्फ्री डेवी ने बताया था। स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इनके बारे में किसने बताया, हम्फ्री डेवी ने। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे हमारे जो भी हमको मेडल्स मिलते हैं, कहा जाता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, तो वो गोल्ड और सिल्वर के नहीं होते, बल्कि क्या है, हम जो नॉर्मल अगर हमारा आयरन का है उसके ऊपर हम क्या है सिल्वर या फिर गोल्ड की प्लेटिंग कर देते हैं, तो ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। अब ये होती कैसे है, जैसे यहाँ पे बताया गया है, देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ बता देती हूँ। ये जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, सिल्वर आयंस है इसके अंदर, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी का। पॉजिटिव से आप हमेशा किसको लेंगे, जो चीज़ आपको चिपकानी है, मतलब मान लीजिए आपको सिल्वर चिपकाना है, ठीक है, तो सिल्वर आप किस पे लेंगे, पॉजिटिव साइड पे, और पॉजिटिव साइड होती है आपकी एनोड, ठीक है। तो एनोड पे आप वो चीज़ लेंगे जो चीज़ आपको लगानी है, जिस चीज़ की आपको प्लेटिंग करनी है, और कैथोड पे आप हमेशा वो चीज़ लेनी है आपको जिस पर आपको प्लेटिंग करनी है। मान लीजिए आपको इस स्पून को बनाना है चांदी का, तो स्पून लेंगे यहाँ पे कैथोड पे, ठीक है, ये आपकी कैथोड, नेगेटिव वाला टर्मिनल आपका कैथोड है, इस पे लेंगे आप स्पून को, क्योंकि आपको स्पून चांदी की बनानी है। और यहाँ पे आपने सिल्वर लिए, क्योंकि जो चीज़ जो चिपकानी है वो भी तो होनी चाहिए। और ये जो पानी है, पानी कह रही हूँ, ये है आपका सोल्यूशन, इसके अंदर क्या है, आपके सिल्वर के ही आयंस होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब आप इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो क्या है, ये जो सिल्वर के जो यहाँ पे सिल्वर है, ये क्या है आपका Ag2 पॉजिटिव में टूटेगा, ठीक है। Ag2 पॉजिटिव ये जो टूटेगा, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये स्पून के ऊपर चिपकता हुआ चलेगा। तो इस कुछ कंडीशन में क्या है, आपकी इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। और इसी तरीके से क्या है, हम मतलब एक दूसरी चीज़ पे एक दूसरी चीज़ की प्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए जैसे क्रोमियम क्या है, एक महंगी धातु है, अतः क्या इसका पदार्थ किसी पदार्थ को क्रोमियम का न बनाकर उसके अन्य पदार्थ पर उसकी क्रोमियम की हम परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। लोहे की छड़ों, चादरों पर जिंक जस्ता का निष्पेषण जंग से बचाव करता है। तो क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे लोहे की जो छड़ें होती हैं, ठीक है, चादरों पर हम जिंक का क्या है, हम क्या कर देते हैं, प्लेटिंग कर देते हैं लोहे के ऊपर। तो ये क्या है, हमको क्या है, जो जंग लग जाती है उससे बचाता है। ट्रिन क्रोमियम आदि को की परत लोहे की क्रियाशीलता को वायुमंडल से अलग रखकर कम करता है। तो अगर टिन और क्रोमियम की हम परत चढ़ा देते हैं लोहे पर, तो ये क्या है, आपको जो भी वायुमंडल से जो भी क्रियाशीलता है उससे क्या है, चीज़ों को अलग कर देता है, मतलब कम खराब होंगी। तो इन चीज़ों के लिए जैसे हम लोहे पे प्लेटिंग कर देते हैं, लोहे पे जंग ना लगे इसलिए हम जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं, टिन की प्लेटिंग कर देते हैं, इस तरीके की ये प्लेटिंग कहलाती है, ठीक है। किस तरीके से होती है ये मैंने आपको बता दिया। वो है पौधों और जंतुओं का संरक्षण, जैव विविधता। तो इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले क्या है, जो हमारे विश्व है उसमें 12 जैव विविधता वाले देश हैं, जिसमें भारत का कौन सा स्थान है, 6ठा स्थान है। विश्व में क्या है, 12 जैव विविधता वाले स्तर हैं, जो कि जिनमें से 2 क्या हैं, भारत में है, कौन कौन से, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट, ये दोनों क्या हैं, जैव विविधता में बहुत धनी क्षेत्र हैं। अब क्या है, यहाँ पे बताया गया है जंगलों के बारे में, जंगल का बहुत ज़्यादा महत्व है। जंगल क्या है, हमारी जो जंगल के ऊपर के वायुमंडल को ठंडा रहने फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। तो क्या है, जंगल क्या है, हमारी वर्षा में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर जंगल नहीं होंगे तो हमारे एनिमल्स खाएंगे क्या, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद क्या है, जो जंगल हैं वो हमारी क्या है, मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, जिससे कि क्या है, सॉइल इरोजन कम हो, ठीक है। और क्या है, ये जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है उनको भी बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है आप नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में डिफरेंस। तो आपकी जो सेंचुरी होते हैं उसके अंदर क्या है, आपके एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। जो आपके नेशनल पार्क होते हैं उसमें आपके जो एनिमल्स हैं प्लस आपके जो भी प्लांट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। और जो जैव मंडल है उसके अंदर आपके एनिमल, प्लांट और जो भी आदिवासी जनजाति होती है उसके लिए क्या है, एक सुरक्षित संसाधनों का प्रबंध किया जाता है। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व में अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो है नीलगिरी, जो कि तमिलनाडु में है, और एक और फेमस है जो कि सुंदरवन है। तो ये दो आपके क्या हैं, बायो रिजर्व के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया है। तो जो वर्ष है 2010 उसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया है। और इसके बाद प्रत्येक क्या है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात की गई है। एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स वो होते हैं जो कि क्या है, जिनकी स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा कम रह गई हैं और वो क्या है, संघर्ष कर रहे हैं कि
मतलब अगर उनको सेव नहीं किया गया तो एक टाइम के बाद जाके क्या है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ चीता जो था वो लास्ट बहुत पहले देखा गया था, उसके बाद क्या है चीते की जनजाति बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वापस से 6 चीतों को मंगाया और अब क्या है उन पे काम किया जा रहा है, जिससे कि क्या है हमारे देश में जो चीते हैं उनकी क्या है प्रजाति बढ़े। ठीक है, तो वो एक विलुप्त प्रजाति हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, लास्ट बहुत 90s में देखी गई थी, उसके बाद कभी चीतों को नहीं देखा गया। ठीक है, इसके बाद जो बाघ थे वो भी क्या है उनको भी उनके लिए भी सेव प्लान लेके आना पड़ा, क्योंकि बाघ की भी जो प्रजातियां हैं वो कम होने लगी थी। लेकिन अब हमारे देश में क्या है बाघ की जो जनजाति है वो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपको बताए गए हैं विलुप्त जो होने की कगार पे हैं या हो सकते हैं अगर इनको सेव नहीं किया, और ये तो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे मॉरिशस का डोडो और डायनासोर जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पे डोडो की आपको कहानी बताई गई है। ये मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला एक न उड़ सकने वाला पक्षी था। चूंकि उड़ नहीं सकता था, आसानी से पकड़ा जाता था, इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो कि इसकी मृत्यु का कारण बना। आज मॉरिशस द्वीप में पूरी तरह से जो डोडो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे बाघ की बताई गई है। बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बाघ की मात्रा है, जैसे 2011 में क्या है, 2011 में मात्र इतने बाघ बचे थे, 1706 बाघ बचे थे। तो इस प्रकार मोर को राष्ट्र पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार मोर को भी क्या है संरक्षित करा जा रहा है। ठीक है, उसकी जनजाति खत्म ना हो। और बाघ के संरक्षण के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम रह गए थे, तो 1972 में टाइगर योजना की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सॉस डॉल्फिन की बात की गई है। तो ये क्या है, एक सॉस डॉल्फिन जो है ये नाम है इसका, ये इसका भी अस्तित्व खतरे में है। और ये क्या है मांसाहारी होती है, छोटी मछली छोटे जीव खाती है और बुद्धिमान जीवों में से एक है। उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार, हमेशा खुश रहने की आदत। ठीक है, यही क्या है मनुष्य के बीच इसको खास लोकप्रिय बना देती है। ठीक है, यह गंगा नदी में पाई जाती है। बिहार के बक्सर के कहलाओं के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। इसके शरीर से निकले तेल और उसके औषधीय प्रयोग के लिए इसका शिकार किया जाता था। ठीक है, अब भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सॉस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। ठीक है, और अब इसके मतलब उसके सेविंग प्लान इसके लिए चल रहा है। अब क्या है, राज्य बिहार के बेगूसराय जिले में कांवर झील में भी प्रवासी पक्षी साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। तो जैसे क्या है साइबेरिया से बहुत सारे पक्षी क्या हैं आते हैं, माइग्रेट करते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे क्या है ज़्यादा जो उनके लिए एनवायरनमेंट है वो क्या है बिल्कुल अच्छा नहीं रहता, जो उनके अनुकूल नहीं होता, तो वो क्या है माइग्रेट कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। और जब वहाँ का एनवायरनमेंट जो साइबेरिया का एनवायरनमेंट है वो वापस से ठीक हो जाता है, तो वो क्या है वापस वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेगूसराय में जो कांवर झील है उसमें क्या है साइबेरिया से बहुत अधिक मात्रा में पक्षी आते हैं। इसके बाद रेड डाटा बुक में बताया गया है, तो जिसमें क्या है जो भी संकाटपन प्रजाति होती हैं जो कि खतरे में हैं उनकी क्या है यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है किसके अंदर, रेड डेटा बुक के अंदर। ओके, इसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आप ये सारे ये जो तालिका ये अच्छे से देख लीजिएगा एक बार कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघ के लिए फेमस है। ठीक है, काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए, गिर चीते के लिए है, वो सिंह के लिए सबसे ज़्यादा है, वाल्मीकि क्या है बाघ के लिए है, कांवर झील पक्षी विहार में क्या है प्रवासी पक्षी बहुत सारे आते हैं। तो ये एक बार इनको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये 2-3 चीज़ आपको याद रखनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 में विश्व वन वर्ष घोषित किया है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2010 को विश्व जैव विविधता वाला वर्ष घोषित किया है और प्रतिवर्ष 22 मई को क्या है विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तारे और सूर्य का परिवार। इसमें हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे और क्या है यहाँ थ्योरीज के बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पे दी हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक थ्योरी है जिसका नाम है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जो कि सबसे पहले आती है यूनिवर्स थ्योरीज के अंदर। और इसको दिया किसने था, तो इसको क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। ठीक है, तो जियो सेंट्रिक थ्योरी में ये कहा गया था, भूकेंद्रीय अवधारणा बोलते हैं हिंदी में इसको। इसमें ये बोला गया था, क्लॉडियस टॉलमी ने बोला कि अर्थ हमारी बीच में है और जो सन है, ठीक है, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो क्या है अर्थ के चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन क्या इस बात को गलत माना गया कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मतलब नकार दिया गया। इसके बाद फिर क्या है एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है निकोलस कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड के अंदर एक पादरी होते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि अर्थ के अराउंड क्या है सन और प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, सन तो बल्कि बीच में होता है और अर्थ और जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, तो जो हमारे
जो निकोलस कॉपरनिकस थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, तो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। तो इन्होंने सन को बीच में बताया था, तो फिर इनकी बात को भी नहीं माना गया कि नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। इसके बाद क्या है, गैलीलियो आते हैं जो कि 1609 में अपने दूरबीन को विकसित करके लाते हैं और उसकी सहायता से वो क्या है, बृहस्पति और बृहस्पति के जो 2 चंद्रमा हैं उनका प्रेक्षण करते हैं। तो वो ये निष्कर्ष निकाल के कहते हैं कि निकोलस कॉपरनिकस की बात क्या है, बिल्कुल सही है। जो हमारे जो सूर्य हैं वो बीच में है और पृथ्वी सहित जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के क्या हैं, परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट कि पृथ्वी का घूमना, ठीक है। तो पृथ्वी का घूमना में जब हम देखते हैं तो सूर्य क्या है, सूर्य और जितने भी हमारे तारे हैं वो सारे के सारे ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। जितने भी तारे हैं और जो सूर्य है वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, लेकिन पृथ्वी हमारी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। लेकिन 2 ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, ठीक है, प्लैनेट में सारे जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, तारे हमारे ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। लेकिन प्लैनेट में क्या है, एक्सेप्शन है, 2 ऐसे प्लैनेट है, कौन कौन से, जो कि हैं वीनस और यूरेनस, ठीक है। हिंदी में इनको बोलेंगे शुक्र और अरुण। ये 2 तारे ऐसे हैं जो कि आपके क्या है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसके बाद आता है चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा क्या है, एक हमारा बहुत चमकने वाला पिंड है। इसके बाद चंद्रमा की हम यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे। तो देखिए चंद्रमा सबसे पूरा कब निकलता है, मतलब पूरा कब निकलता है, पूर्णिमा की रात को। और वो कौन सी रात है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो होता है अमावस्या की रात, ठीक है। तो पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखता है, फिर दिन ब दिन क्या है, ढलता हुआ चलता है और एक रात ऐसी आती है जब चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और फिर क्या है, अगले दिन से थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और एक रात ऐसी आती है जब चंद्रमा पूरा गोल हो जाता है, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा दिखेगा, फिर ऐसा दिखेगा, फिर थोड़ा बड़ा दिखेगा और एक टाइम आएगा जब बिल्कुल गोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूर्णिमा जो थी यहाँ पे, जब चंद्रमा पूरा दिखाई दे रहा है, उसके बाद चंद्रमा ढल रहा है, फिर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, फिर वापस से पूर्णिमा आ रही है। तो ये एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा आने के बीच में क्या है, 1 महीने का अंतराल होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1 महीने के अंदर हमारी 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं। तो इस तरह की जब हमारा केस होता है कि जब हमारी 1 महीने में 2 पूर्णिमाएं आ जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लू मून, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, पूरे माह तक दिखाई देने वाले चंद्रमा के चमकीले भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो चंद्रमा की कलाएं क्या क्या हैं, चंद्रमा की ये कलाएं हैं, सबसे पहले पूरा था, पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई दिया, फिर ये ढलने लगा इस तरीके से और एक रात ऐसी आई कि जब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या है, अगले दिन से फिर ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा और एक रात ऐसी आई जब ये पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी क्या होती है, चंद्रमा की कलाकृतियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, चंद्रमा बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आकर्षक है, लेकिन यहाँ पे वायुमंडल और जल दोनों ही नहीं है। अब यहाँ पे बात बताई गई है, चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, तो नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले कदम रखा और इसके बाद जो व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने सेकेंड टाइम चंद्रमा पर कदम रखा। इसके बाद हम तारों की बातें कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य क्या है, पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो सबसे सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा है वो क्या है, अल्फा सेंटोरी है। अल्फा सेंटोरी एक्चुअली क्या है, 3 तारों का समूह है, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में अल्फा सेंटोरी मिलता है तो आप वो लिख सकते हैं, बाकी अगर ये नहीं मिलता है तो आप प्रोक्सिमा सेंचुरी भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, निकटतम तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर सेंटोरी, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि हम क्या है, प्रकाश वर्ष मात्रक के रूप में क्यों लेते हैं, तो वो इसलिए लेते हैं क्योंकि हम किलोमीटर में इतनी लंबी चीज़ों को नहीं लिख सकते, इसलिए हमको क्या है, लाइट ईयर का यूज़ करना पड़ता है। अब जो यहाँ पे प्रकाश की चाल बताई गई है वो आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बताई गई है। तो जो आपकी लाइट ऑफ स्पीड है, अगर वो आपसे मीटर पर सेकेंड में पूछी जाती है तो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर किलोमीटर में पूछी जाती है तो 3 × 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड आपकी लाइट की स्पीड है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है तारामंडल। तो तारामंडल के हम देखेंगे, तारामंडल के अंदर डिफरेंट शेप्स बताई गई हैं तारों की। तो सबसे पहले आते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि जैसे कि नाम से ही है सप्त, तो सप्त माने होता है 7, इसके अंदर आपके 7 तारे इस तरीके से दिखाई देते हैं। और ये क्या है,
इसको हम इंग्लिश में ग्रेट बियर यानी विशाल भालू भी बोलते हैं। और ये जो तारा है ये आपकी गर्मियों की रात्रि में प्रथम पहर में दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओरियन। ओरियन क्या है? ओरियन आपको शिकारी की तरह दिखाई देता है और इसके बीच में 3 तारे होते हैं जो कि क्या है, शिकारी की बेल्ट की तरह दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा क्या है? शर्मिष्ठा एक यूनानी रानी से रिलेट किया गया है इसको कि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और ताकतवर थी, रानी कैसोपिया। ठीक है, और ये दिखता कैसा है? तो ये डब्लू की शेप में दिखाई देता है और इसके अंदर टोटल आपके 6 स्टार्स होते हैं, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है सिंह तारामंडल। तो सिंह तारामंडल शेर की तरह दिखाई देता है, इसके अंदर टोटल 9 स्टार्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा में आपको सबसे मेन बात याद रखनी है कि ये आपको उत्तरी भाग में दिखाई देता है। अब क्या है, ध्रुव तारे को यहाँ पे क्या है पहचानने के लिए कि कहाँ पे दिखाई देता है कुछ बताया गया है। तो देखिए, जब आपको सिर्फ आकाश में सप्तऋषि दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, जो उसके वर्गाकार सिरे हैं उस पे स्थित 2 तारों से होकर गुजरने वाली रेखा को कल्पना करेंगे तो आपको क्या है उसके मतलब उस रेखा की सीध में ही क्या है आपको दिख जाएगा ध्रुव तारा। लेकिन आपके जब आसमान में आपको सिर्फ शर्मिष्ठा दिखाई दे रहा है, देखिए सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं और शर्मिष्ठा में 6 तारे होते हैं। ठीक है, तो शर्मिष्ठा जब दिख रहा है तो क्या है, ध्रुव तारा इसके मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पे आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आकाश गंगाओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो देखिए, जो आकाश गंगा है ये क्या है, ये एक चमकदार पट्टी की तरह है और ये पट्टी आकाश गंगा है, मतलब इस तरीके से कुछ दिखाई देती हैं और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। ठीक है, अब आकाश गंगा क्या है, जो आकाश गंगाएं हैं वो करोड़ों तारों, बादलों, गैसों से मिलकर बनी हैं और जो आकाश गंगाएं हैं वो क्या है, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। और आकाश गंगा का मतलब हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का ही भाग है। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका यूनिवर्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी क्या है आपकी गैलेक्सीज हैं, मतलब कि आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, गैलेक्सीज, और इन गैलेक्सीज के अंदर हमारा क्या है, यूनिवर्स है। ठीक है, वो सॉरी सोलर सिस्टम है। ओके, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर क्या है, गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज के अंदर क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो ये आप लाइन से याद रखिएगा। इसके बाद आता है सौरमंडल। तो देखिए, सौरमंडल में क्या है, सौरमंडल में सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आप इनका क्रम ज़रूर याद रखिएगा कि सबसे निकटतम कौन है हमारा प्लैनेट सूर्य से, वो है बुध, और सबसे दूर है नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको लाइन से याद होने चाहिए। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य क्या है, वास्तव में हमारा जो ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है सूर्य। और क्या है, जैसे जैसे क्या है ग्रहों की जो दूरी है वो सूर्य से जितनी जितनी ज़्यादा होगी उतना उतना उनका परिक्रमण काल भी क्या है, ज़्यादा होगा। मतलब कि जैसे हमारा ये सूर्य है, इसके पास में है आपका बुध। ठीक है, तो बुध का जो परिक्रमण काल है वो सबसे कम होगा। ठीक है, और सबसे दूर क्या है आपका, नेपच्यून है, तो नेपच्यून का परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। पृथ्वी का हमारा परिक्रमण काल कितना है, तो पृथ्वी जैसे हमारा सूर्य का चक्कर 365 डेज में पूरा करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पृथ्वी का परिक्रमण काल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, वो है चंद्रमा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, एक एक करके हम प्लैनेट्स को देख लेते हैं। तो बुध क्या है, सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बुध के बारे में बताती हूँ। बुध का जो दैनिक तापमांतर है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि क्या है यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं है तो ये दिन में क्या है, पूरी तरह यहाँ पे गर्मी रहती है और रात में बिल्कुल ठंड हो जाती है। तो ये इसका जो दैनिक तापमांतर है वो सबसे ज़्यादा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटा ग्रह है ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं बुध का। एक और चीज़ याद रखिएगा, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है, ये पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, ये सबसे अधिक चमकीला है। शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद पृथ्वी को देख लेते हैं। पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा जो ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन का अस्तित्व दिखाई देता है। अब क्या है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जल होने के कारण क्या है, हमको प्रकाश परिवर्तित होता दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। इस वजह से क्या है, जो पृथ्वी है वो हमको नीली और हरी दिखाई देती है। और पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है, चंद्रमा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट हमारा मंगल। मंगल क्या है, तो मंगल ग्रह पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है
ठीक है, वो जितने भी थे अर्थ तक वो हमारे क्या होते हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। और मंगल से लेके अब जो नेक्स्ट चलेंगे वो हमारे क्या हैं, आउटर प्लैनेट्स हैं। तो मंगल क्या है, हमारा जो बाहरी कक्षा है, मतलब जो कि क्या है, आउटर प्लैनेट्स हैं, उनमें क्या है, सबसे पहला ग्रह है। और इसके बाद क्या, ये हल्का और लाल प्रतीत होता है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपकी आयरन ऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या है, आपको लाल दिखाई देता है। ठीक है, और मंगल ग्रह के दो छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो हैं आपके जोबोस और डीमोस। ये आप याद रखिएगा, मंगल के दो उपग्रह हैं जिनका नाम है जोबोस और डीमोस। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं बृहस्पति को। तो देखिए बृहस्पति क्या है, यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो 1300 पृथ्वियों को इस ग्रह के भीतर रखा जा सकता है। मतलब 1300 पृथ्वी, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, ऐसी 1300 पृथ्वियों को, पृथ्वी ग्रह को इसके अंदर रखा जा सकता है, इतना बड़ा है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। तो देखिए घूर्णन होता है रोटेशन, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर कर देती हूँ। एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, दो चीज़ होती हैं। रोटेशन क्या होता है, रोटेशन मानिए ये मैं हूँ और मैं अपनी ही जगह पे घूमती रहूँ इस तरीके से गोल 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 गोल, तो ये मेरा रोटेशन है। लेकिन ये मानिए आपका जो ये ग्रह है, ठीक है, और मैं इसके अलोंग घूम रही हूँ, इस तरीके से गोल गोल घूम रही हूँ मैं, तो ये क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है। ठीक है, और मैं एक ही जगह पे घूमती रहूँ, ये रोटेशन होता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो है आपका गैनीमीड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपग्रह क्या है बृहस्पति का, उसका नाम है गैनीमीड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है शनि। शनि का क्या है, शनि ग्रह पीला रंग का प्रतीत होता है। इसके रमणीय वलय इसे सौर परिवार से द्वितीय बनाते हैं। तो इसके पास एक स्पेशल ये रिंग टाइप प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से क्या है, थोड़ा सबसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, और बृहस्पति के बाद जो शनि है वो ही क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह वैसे माना जाता है बृहस्पति को, और बृहस्पति से अगर कोई छोटा है तो वो दूसरे नंबर पे आते हैं शनि। ठीक है, और जो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटन। जो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह था उसका नाम था गैनीमीड, और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह उसका नाम है टाइटन। ये आप याद रखिएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद क्या है, आप छोटे दूरबीन से इस ग्रह का प्रेक्षण कर सकते हैं। और इसकी एक रोचक बात यह है कि इसका क्या है, सघन, कम सघन, और जो इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है, इसलिए क्या है, ये अगर पानी में डाल दिया जाए तो ये तैरने लगेगा। इसके बाद आता है यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये क्या है, बाह्यतम ग्रह हैं। यूरेनस की विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए घूर्णन अक्ष क्या होता है कि अपनी एक्सिस पे इसका झुका होना। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इस पे वो जितना ज़्यादा झुका हुआ है, ये झुका हुआ है जितना ज़्यादा, ये इसकी क्या है, विशेषता है। इसके बाद इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। तो जब एक होता है, जैसे यहाँ पे आपको एक बताया, एक्सिस प्लेन अपनी एक्सिस पे कितना झुका हुआ है। अब जब ये सन का जब ये चक्कर लगाता है, मतलब ठीक है, तो ये होती है कक्षीय गति। जब सन के हम चक्कर लगा रहे हैं इसे बोलते हैं कक्षीय गति, और अपनी एक्सिस पे ही झुका होना। जैसे हमारी अर्थ भी क्या है, अपनी एक्सिस पे टिल्ट है ना थोड़ी सी, इसी तरीके से ये भी टिल्ट है। ठीक है, तो जब ये कक्षीय गति करता है, मतलब जब ये चक्कर लगाता है, तो ये अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, मतलब अपनी एक्सिस प्लेन पे ही लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसके बाद बताया गया सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह क्या हैं। जो प्रथम 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, अन्य 4 ग्रहों की तुलना से सूर्य के अत्यंत निकट हैं, और जो इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इनर प्लैनेट्स आपके कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, और आंतरिक ग्रहों में बहुत कम उपग्रह होते हैं। वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा से बाहर हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या हैं, ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, तो आंतरिक और बाह्य ग्रह आपको पता चल गए, और इनके चारों ओर वलय निकाय हैं, और इनके अधिक संख्या में उपग्रह होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो बृहस्पति के हैं अगर पूछे जाते हैं तो इस वक्त वर्तमान में, सबसे ज़्यादा है सैटर्न के। अगर इस वक्त पूछे जाते हैं तो अबाउट 145 उपग्रह वो
देखे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। तो जब सबसे पहले आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को हम बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल, तो ये पाए कहाँ जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। और ये क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पिंडों ने इनको घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरबीनों से देखा जा सकता है। इसके बाद आते हैं धूमकेतु, जिनको हम बोलते हैं कॉमेट्स। तो कॉमेट्स क्या होते हैं हमारे, ये क्या है, ये धूमकेतु भी सौर परिवार का सदस्य हैं। और इनके क्या है, चमकीले सिर होते हैं। धूमकेतु के चमकीले सिर होते हैं तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जब ये क्या है, सूर्य के समीप आते हैं तो इनकी पूंछ का आकार बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ हमेशा ही सूर्य के परे होती है। देखो, इनके पास एक हेड होता है और एक कुछ इस तरीके की पूंछ होती है, और ये पूंछ क्या है, हमेशा सन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है। अब क्या है, ऐसे बहुत से धूमकेतु हैं जो समय समय पे ये एक निश्चित अंतराल पे दिखाई देते हैं। जो सबसे पहला था वो हैली, एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। तो जो इसे 1986 में देखा गया, तो 1986 में क्या है, हैली को देखा गया था, ठीक है। ये निश्चित अंतराल पे धूमकेतु दिखाई देते हैं। और अब नेक्स्ट कब देखा जाएगा, तो 2062 में इसे देखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है उल्काएं और उल्कापिंड। तो मीटियोर और मीटियोइड्स क्या होते हैं, तो ये क्या है, आपको बादल रहित अंधेरी रातों में आकाश पर कुछ धारियां दिखाई देती हैं, प्रकाश पुंज पृथ्वी की ओर आता है। तो देखिए, उल्का क्या होते हैं कि ये वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो क्या होते हैं, इनको हम शूटिंग स्टार भी बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है शूटिंग स्टार क्या होते हैं, ये इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं। ये अति तीव्र गति से क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। घर्षण के कारण क्या है, गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, और जल के क्या है, वाष्पित हो जाते हैं। जो वाष्पित हो जाते हैं उनको हम मीटियोर बोलते हैं, ठीक है, जो पूरे वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन जो गिर जाते हैं, जलने के क्रम में आकाश की प्रकाश की धारियां दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, जल नहीं पाते पूरे और ज़मीन मतलब पृथ्वी पे गिर जाते हैं, उनको हम मीटियोइड्स बोलते हैं, ठीक है, उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। कुछ उल्का आकार में बड़े होने के कारण पूर्णतः वाष्पित नहीं होते और पृथ्वी पर आ जाते हैं, इनको उल्का पिंड कहते हैं। तो जो जल जाते हैं उनको उल्का बोलते हैं, और जो जल नहीं पाते पृथ्वी पे गिर जाते हैं उनको उल्का पिंड बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये लास्ट आपका टॉपिक है जो कि कृत्रिम उपग्रह। तो मानव निर्मित जो भी उपग्रह हैं उनकी क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, जिनको हम कृत्रिम ग्रह बोलते हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। तो देखिए, आर्यभट्ट क्या है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। और कुछ अन्य भारतीय कृत्रिम उपग्रह कौन कौन से, इनसैट, IRS, ठीक है, एड्यूसैट आदि, ये क्या है, कृत्रिम उपग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कोशिका, हर जीव की आधारभूत संरचना। यहाँ पे हम देखने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल क्या है हमारी, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सजीवों के अंदर जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसको हम कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेल है वो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल से हमारे क्या बनते हैं, सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। तो हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या हुई, सेल हुई, तभी हमारे ऑर्गन बनेंगे, ओके। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कोशिका के मिलने से सूक्ष्म एवं विशालकाय जीवों की रचना हुई है। लेकिन कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो हम किससे देख सकते हैं, तो हम इसे केवल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कोशिका की खोज की कहानी। तो देखो, कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके अंदर उन्होंने क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देखा। इसके बाद उन्होंने एक कॉर्क ओक का जो पेड़ था उसकी जो अंदरूनी वाली छाल थी, जिसको हम कॉर्क का छीलन बोल रहे हैं, उसको देखा, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी अंदर वाली परत, मतलब जो कॉर्क, जो पेड़, ओक पेड़ होता है उससे बनाई जाती है कॉर्क की छीलन, ठीक है। अंदर वाली जो परत होती है उससे क्या बनाई जाती है, कॉर्क की छीलन। जब उन्होंने उस कॉर्क की छीलन को देखा तो उन्होंने उसके अंदर कई दीवारें देखी जो एक दूसरे को काट रही थी, और इन कटानों के कारण कॉर्क में ढेर सारे छेद या कोठरियाँ बन गई थी। इन कोठरियों को जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने नाम दिया सेल, जो कि एक लैटिन शब्द सेल्यूला से आया है। तो देखो, जैसे कि ये सेल थी एक, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी क्या है, एक दूसरे को ये दीवारें काट रही थी, और बीच में क्या है, एक एक इस तरीके के गोल गोल उनको क्या है, कोठरियां दिखाई दी, जिन्होंने उनका क्या, उन्होंने नाम दिया सेल। और ये आया किस वर्ड से, तो सेल्यूला वर्ड से ये आया है। अब क्या होता है, इसके बाद
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कोशिका कितनी बड़ी और कितनी छोटी। ठीक है, तो कोशिका कितनी बड़ी और कितनी छोटी में जो अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनके पास केवल एक सेल होती है जो कि सारे के सारे वर्क करती है, मतलब सारे फंक्शन करती है। मल्टी सेलुलर होते हैं ह्यूमन, जिनके अंदर क्या है बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं होती हैं जिनसे क्या है अलग अलग उनके फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो जो हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, ये सारे ही क्या है यूनिसेलुलर हैं। इनके पास क्या है एक सेल है सारे के सारे वर्क करने के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है, ये आपको तीनों के डायग्राम हैं, अमीबा का, पैरामीशियम का एंड यीस्ट का। ठीक है, ये तीनों ही हमारे क्या हैं यूनिसेलुलर हैं। अब क्या है विभिन्न विभिन्न आकृतियों की हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, ये आप एक बार देख सकते हैं, नवजात शिशु के अंदर करीब 20 खरब कोशिकाएं होती हैं, जबकि मनुष्य के अंदर लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं। जब आप रक्तदान करते हैं तो एक बार में करीब 5 अरब कोशिकाओं का दान करते हैं। हर दिन आपका शरीर 1% कोशिकाओं का त्याग करता है और नई कोशिका बना लेता है, जिनकी संख्या लगभग 600 अरब होती है। ओके, ये सिर्फ आप एक बार आपको मतलब नॉलेज होनी चाहिए इतनी। अब यहाँ पे कोशिकाओं के आकार के बारे में बताया गया है कि कितनी बड़ी छोटी होती हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो औसत जंतु कोशिका की जो लंबाई होती है वो होती है 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, और जो इनका आकार होता है, कोशिकाओं का आकार क्या होता है 0.5, यहाँ तक है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, औसत जंतु कोशिका की लंबाई 20 माइक्रोमीटर होती है और जो कोशिकाओं का आकार है वो क्या है 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। अब ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ पे देखिए जो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी क्या है सेल होती है, कोशिका होती है, वो होती है स्पर्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। और सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, वो होती है एग, जिसको हम बोलते हैं अंडाणु। ये मेल्स के अंदर होती है और ये फीमेल्स के अंदर होती है। ओके, ये इतना क्लियर हुआ। अगर आपसे सबसे लंबी सेल पूछी जाती है तो वो होती है आपकी न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार को, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। देखिए, अगर आपसे पूछी जाती है सबसे स्मॉल सेल कौन सी है, तो स्मॉल सेल है स्पर्म। ठीक है, अगर पूछी जाती है लार्ज सेल कौन सी है, तो वो है आपकी एग। और अगर पूछी जाती है लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, तो वो है आपकी न्यूरॉन। ठीक है, तंत्रिका। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि जो मुर्गी का अंडा होता है वो क्या है एकल कोशिका रखता है। ठीक है, इसके बाद और आप ये भी याद रखिएगा, जो अंडे का भाग होता है, जो सफ़ेद भाग होता है अंडे के ऊपर वाला, वो एल्ब्यूमिन कहलाता है, और जो अंदर पीला भाग होता है उसको हम यॉक कहते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है जो कोशिका सेल होती हैं वो क्या है अलग अलग शेप की हो सकती हैं। प्राय क्या हो सकती हैं, गोल, चपटी, लंबी, नलीकार, बेलनाकार, घनाकार, शाखी आदि हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ठीक है, अर्थात इनका आकार तुर्क रूप होता है। तंत्रिका कोशिका लंबी तथा दोनों शिराओं पर शाखित होती है। पत्तियों में रंध्रों में पाई जाने वाली जो कोशिका सेम की बीज किडनी जैसी होती हैं। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होते हैं उनके अगल बगल इस तरीके का पाई जाती हैं, जिनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी शेप क्या है आपकी किडनी जैसी शेप है, सेम के बीज जैसी शेप है। ठीक है, और जो हमारी तंत्रिका में कोशिका पाई जाती है, नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, वो थोड़ी क्या है ब्रांच्ड इस किस्म की होती हैं, इस तरीके से। तो ये बताया गया है। इसके बाद है कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे कि श्वेत रक्त कोशिका। जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपनी आकृति बदलती रहती हैं। अमीबा की भी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये भी आप जानते हैं। अमीबा कुछ इस तरीके से होता है, कोई भी उसकी निश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, आवश्यकता अनुसार वो अपनी आकृति बदलता रहता है। विशेष रूप से अमीबा के शरीर से बाहर की ओर उभार या प्रबंध निकलते हैं, जिसे पादाप कहते हैं। पादाप अमीबा को भोजन अंतर्ग्रहण में मदद करते हैं। तो ये जो अमीबा है ये इस तरीके से कुछ अपने स्यूडोपोडिया बोलते हैं पादाप को हम इंग्लिश में। तो ये क्या करता है, उस स्यूडोपोडिया की हेल्प से क्या करता है, फूड को क्या है अपने अंदर मतलब ले पाता है। और जो ये स्यूडोपोडिया ये इसको मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं, और क्या है इसको फूड को अंदर लेने में भी क्या है मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग
शेप्स बताई गई हैं। ये देखिए आपकी ऐच्छिक जो पेशिकाएं उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। जो हमारी फैट सेल्स होती हैं उनकी शेप कुछ ये गोल तरीके की होती है। रक्त कोशिकाएं कुछ इस शेप की होती है और तंत्रिका कोशिका इस तरीके से ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये जो हुक ने देखा था ये तो इस तरीके की ये जो सेल है इसके अंदर ये जो गोल गोल दिख रहा है इसको इन्होंने सेल का नाम दिया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं रंजकों की बात की गई है। तो रंजक क्या होते हैं? रंजक या अभिरंजन या स्टेनिंग कहते हैं। मिथाइल ब्लू, सेफ्रेनिन आदि क्या है? रंजक हैं। ये आप नाम याद रखिएगा। लाल स्याही का प्रयोग भी अभिरंजक के रूप में किया जाता है। तो जब भी हम क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सेल देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या है सबसे पहले उतनी चीज़ को लेते हैं, फिर उसके ऊपर क्या है स्टेनिंग के लिए क्या है मिथाइल ब्लू या फिर सेफ्रेनिन या फिर लाल स्याही का उपयोग करते हैं। जिससे कि क्या है जब हम उसको उस पर एक दो बूंद डालते हैं उस सेल के ऊपर और फिर जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमको क्या है चीज़ें क्लियरली विजिबल हो पाती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोशिका झिल्ली और भित्ति मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। तो जो क्या है कोशिका को अलग करने वाली झिल्ली कोशिका झिल्ली कहलाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है। कोशिका एक निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन को भी नियंत्रित करती है। तो देखो जो हमारी सेल होती है, ठीक है, सेल के ऊपर क्या है एक सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से पाई जाती है। ये आपकी सेल है कोई, ठीक है, इसके ऊपर ये आपकी क्या है सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे मैं CM लिख देती हूँ। ये क्या है सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है और जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं या फिर अंदर से बाहर जा रही हैं उनकी क्या है आवागमन पे नियंत्रण रखती है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्याज की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी सेल है, ठीक है, सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, लेकिन क्या है प्लांट्स के अंदर इस मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल CW, ये है आपकी CM मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन क्या है जो हमारे जंतु हैं मतलब जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं उनके पास ये सेल वॉल नहीं होती। ये केवल किसके पास होती है? प्लांट्स के पास होती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो खुले पर्यावरण में रहते हैं तो विभिन्न घटक जैसे ताप, नमी, वायु वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनको क्या है विशेष सुरक्षा चाहिए। तो उसके लिए क्या है ये कोशिका भित्ति होती है मतलब सेल वॉल होती है। सेल वॉल आपकी क्या है प्लांट में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है जिसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या है इसके अंदर ये कुछ इस तरीके से क्या है आपका ये है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, जेली की तरह भरा होता है ये साइटोप्लाज्म और ये क्या करता है कोशिका द्रव में ही अनेक कोशिकीय संगठन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज और रिक्तिकाएं, लवक आदि पाए जाते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये जेली जेली जैसा इसी के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं गोल्गी बॉडीज पाई जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे केंद्रक की बात की गई है जो कि आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? तो ये केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के समस्त क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली की तरह एक झिल्ली केंद्रक को भी घेरे रहती है। इसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली केंद्रक की कोशिका द्रव्य से अलग करती है। यह झिल्ली केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करती है। साथ ही यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों को आवागमन को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये जो आपकी न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर भी आपकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट है सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर ये भरा हुआ है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपको क्या कर रही है जो साइटोप्लाज्म है ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस को ये वाले न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग कर रही है। ये जो मेम्ब्रेन है ये अलग कर रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, इसके बाद यहाँ पे बताया है इसके अंदर भी एक गाढ़ा जेनुलुमा द्रव्य भरा होता है। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी संरचना दिखाई देती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब इसको ना हम मैं आपको क्या है एक फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ। बाहर से अंदर की ओर चल रहे हैं हम। सबसे पहले प्रेजेंट होगी हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है,
साइटोप्लाज्म से इधर क्या होगी आपकी, साइटोप्लाज्म से इधर होगी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के इधर क्या है आपका, न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका, न्यूक्लियस के अंदर है आपका न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस है, उसको साइटोप्लाज्म से कौन अलग कर रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग कर रही है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर ये रहता है, ठीक है। तो आप इतना समझ के अच्छे से कर लीजिएगा, एक और बार इसे देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि कोशिका दो प्रकार की होती हैं, पहली वे जिनमें सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है जिन्हें हम यूकैरियोटिक कहते हैं, दूसरी वो कि जिनमें क्या है, सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, वो प्रोकैरियोटिक होती हैं, यानी पूर्व कोशिकाएं कहते हैं। जीवाणु, नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, जबकि प्याज की झिल्ली, गाल की कोशिकाएं यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके पास इस तरीके का एक इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, जिसको हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर इनकी क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन क्या है, यूकैरियोट्स के पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर क्या है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमारी प्याज की झिल्ली हो गई या फिर जो गाल की कोशिकाएं होती हैं, चीक सेल्स होती हैं, वो हमारी यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। और जो हमारी क्या है, जो कि हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई या फिर जो हमारे जीवाणु हो गए, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो अमीवा है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, अमीवा क्या है आपका, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। देखिए इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, अमीवा क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, इसके पास एक ही सेल होती है। और जब ये यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे प्रोकैरियोट होना चाहिए, लेकिन क्या है, ये आपका यूकैरियोट होता है क्योंकि इसके पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। बेशक ये आपका यूनिसेलुलर है, एक सेल है इसके पास, लेकिन ये क्या है, इसके पास न्यूक्लियस पूरा होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, इस वजह से इसको हम यूकैरियोट की कैटेगरी में रखते हैं। तो अमीवा आपका यूनिसेलुलर है बट क्या है, यूकैरियोट है, ओके। इसके बाद बताया गया है कोशिका, विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में अनेक खाली रिक्त संरचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वैक्यूल। ये रिक्तिकाएं जल या उत्सर्जी पदार्थों को संग्रहित करती हैं। जंतु की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं अत्यंत छोटी होती हैं। तो वैक्यूल क्या होते हैं, वैक्यूल आपके क्या है, प्लांट्स के अंदर थोड़े बड़े पाए जाते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर छोटे पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इस तरीके से गोल से होते हैं। वैक्यूल मतलब एक खाली जगह सी आप कह सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो अतिरिक्त जल होता है या फिर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीवा के अंदर भी क्या है, आपका एक वैक्यूल पाया जाता है जिसके अंदर क्या है, वो अपना फूड लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैक्यूल पाया जाता है, इसे वैक्यूल बोलते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि क्या है, पौधों में पाया जाने वाला रंजक या रंगीन संरचनाओं का कारण रंग संबंधी विविधताएं दिखाई पड़ती हैं जिनको हम प्लास्टिड कहते हैं। तो प्लास्टिड आपके क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है क्लोरोप्लास्ट, जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, पत्ती को हरा रंग उनकी कोशिकाओं में स्थित हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। क्लोरोफिल पर्णरहित कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका एक हरे कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जंतु और पादप की कोशिकाओं में अंतर। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या अंतर देखा, जो सेल वॉल है, सेल, हम यहाँ पे मैं आपको प्लांट का बताती हुई चल रही हूँ, फिर एनिमल में हम डिफरेंस करते हुए चलेंगे। तो प्लांट्स में हमारी क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जबकि एनिमल्स में क्या है, नहीं होती। इसके बाद क्या है, प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे प्लास्टिड हो गए, इसके बाद जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है वो हमारा क्या है,
प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या है, हमारा जो प्लांट्स हैं उसके अंदर क्या है, बड़ा प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल के अंदर छोटा प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, आपके डिफरेंस यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। और जो हमारा केंद्रक होता है, तो वो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इर्रेगुलर शेप का होता है, लेकिन केंद्रक क्या है, यूकैरियोट्स के अंदर प्रॉपर होता है, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आती है जो कि आपको याद रखनी है, कि यहाँ पे देखिए, जो कोशिका की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सेल थ्योरी किसने दी थी, ठीक है, अगर पूछा जाता है सेल को प्रपोज किसने किया था सबसे पहले, खोज मतलब सेल को फाउंड किसने किया था, मतलब खोज किसने की थी, वो तो रॉबर्ट हुक ने दी थी। लेकिन सेल थ्योरी किसने दी थी, तो श्वान एंड शेल्डन ने क्या दिया था, सेल थ्योरी को दिया था, ठीक है। उन्होंने बताया था कि जो सेल है वो क्या है, हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा।